ट्रैक 10A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 134 से पन्ना नंबर 138 तक अध्याय 10 का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। स्मरणीय बिंदु। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। जो जमींदार राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे, उनकी संपदाएं नीलाम कर उनसे राजस्व वसूला जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, जबकि धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। इन किसानों को जोतदार कहा जाता था। जोतदारों को बंगाल के कुछ स्थानों पर हवलदार, गाटीदार या मंडल कहा जाता था। ये बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। सन 1760 में जब कंपनी ने अपने आप को बंगाल में स्थापित किया, तब से इंग्लैंड में उसके प्रत्येक क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी। पहाड़ी लोग इमली के पेड़ के नीचे बनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ की छांव में आराम करते थे। अतः इनका जीवन पूर्ण रूप से जंगल से जुड़ा हुआ था। एक्वाटिंट ब्रैकेट में ताम्रपट्टोत्कीर्णन एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। सन 1810-11 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन हुआ। सन 1832 तक जमीन के एक बड़े इलाकों को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित करके इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। सरकार और साहूकार से परेशान होकर सन 1850 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात संथाल परगने का निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रांतों के किसानों ने अनाज के व्यापारियों तथा साहूकारों के विरुद्ध बहुत से विद्रोह किए। ऐसा एक विद्रोह सन 1875 में दक्कन में भी हुआ। 1861 ईस्वी सन में अमेरिका गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। 1865 में अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हो गया और वहां कपास का उत्पादन पुनः पूर्ववत चालू हो गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आई। 1859 ईस्वी सन में अंग्रेज सरकार ने परिसीमन कानून पारित किया। इस कानून के अनुसार ऋणदाता और किसान के बीच किया गया ऋणपत्र सिर्फ 3 वर्षों के लिए मान्य हुआ। सन 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। एनसीईआरटी अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए ब्रैकेट में लगभग 100-150 शब्दों में। प्रश्न 1, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? उत्तर, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती अग्रलिखित कारणों से था। 1. 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। 2.
19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों के आते आते इन जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों को प्राप्त कर लिया था। 3. ये जोतदार प्रायः अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। ये बटाईदार एक तरह से जोतदारों के अधीन होते थे तथा उपज के पश्चात कुल पैदावार का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। 4. कई गांवों में जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। ये जोतदार जमींदारों की तरह जमीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गांव में रहते थे और इस प्रकार गांव के गरीब ग्रामीणों के बहुत बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण करते थे। 5. जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने की कोशिश करने पर ये जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे तथा रैयत ब्रैकेट में काश्तकार या जमीन जोतने वाले जोतदारों के पक्ष में होते थे। प्रश्न 2. जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? उत्तर: जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाते थे। 1. अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी ब्रैकेट में भू संपदा को खरीद लेते थे। बाद में वे खरीद की राशि चुकाने से इनकार कर देते थे। इस प्रकार जमींदारी जमींदारों के नियंत्रण में ही रहती थी। 2. फर्जी बिक्री के कारण जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था। बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली नहीं लगाता था तो सरकार को वह जमींदारी पुराने जमींदार को ही कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। 3. जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लठियाल मार पीट कर उसे भगा देते थे। 4. कभी कभी स्वयं रैयत नए खरीदार को जमीन में घुसने नहीं देते थे। 5. कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती थी, अतः जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता अथवा परिवार की किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे ताकि उस पर उनका नियंत्रण बना रहे। प्रश्न 3. पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई? उत्तर: पहाड़िया लोग बाहर से आने वाले लोगों को संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। अतः जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ी लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, परंतु धीरे धीरे उन्हें पहाड़ियों में अंदर की ओर चले जाने हेतु विवश कर दिया गया। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया, अतः वे ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानों एवं अधिक बंजर प्रदेशों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित होकर रह गए। इसका उनके रहन सहन तथा जीवनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंततः वे गरीब हो गए। झूम खेती के लिए नई नई उपजाऊ ज़मीनें चाहिए थी, परंतु अब ऐसी ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन एक कोह का भाग बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती को सफलतापूर्वक जारी नहीं रख सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
प्रश्न 4, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? उत्तर, संथाल को स्थायी कृषि हेतु राजमहल की पहाड़ियों में दामिन एक कोह के नाम से भूमि दी गई थी। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए थे और बाजार के लिए अनेक प्रकार की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे। वे साहूकारों और व्यापारियों के साथ लेन देन भी करने लगे थे, परंतु उन्हें शीघ्र ही इस बात का आभास हो गया। उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया वह उनके हाथों से निकलते चली आ रही थी। इसके बहुत से कारण थे जो इस प्रकार है। 1, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार ब्रैकेट में राज्य भारी कर लगा रही थी। 2, साहूकार ब्रैकेट में दीकू उनके ऋण पर बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। 3, ऋण न चुका पाने की दशा में वे उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। 4, जमींदार लोग संथालों के प्रदेश दामिन एक कोह पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। अतः 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रश्न 5, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? उत्तर, दक्कन के रैयत निम्नलिखित कारणों से ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध थे। 1, ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इनकार कर दिया था। किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनहीन हो गया है जो उनकी रक्षा पर तरस नहीं खाता। 2, ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों तथा रिवाजों का उल्लंघन कर रहे थे। उदाहरण, ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती थी, परंतु ऋणदाता इस मानक की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। 3, बिना चुकाई गई ब्याज की राशि को नए बंध पत्रों में शामिल कर लिया जाता था ताकि ऋणदाता कानून के शिकंजे से बचा रहे और उसकी राशि भी न डूबे। 4, ऋणदाता बंधपत्रों में फर्जी आंकड़े भर लेते थे। वे किसानों की फसल को नीची कीमतों पर खरीदते थे और अंततः उनकी धन संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। 5, ऋण चुकाते समय किसान को कोई रसीद नहीं दी जाती थी। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, ब्रैकेट में लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न 6, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? उत्तर, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी सन में भू राजस्व वसूली की एक नई पद्धति प्रचलित की जिसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी द्वारा सरकार को दिए जाने वाले वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए। जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम की जाने लगी।
इसके बहुत से कारण थे। एक, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व मांगे अत्यधिक ऊंची थी। स्थायी अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राज्य की राजस्व मांग का निर्धारण स्थायी रूप से किया गया था। इसका तात्पर्य था कि आगामी समय में कृषि में विस्तार तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि का कोई अतिरिक्त लाभ कंपनी को नहीं मिलने वाला था। अतः इस प्रत्याशित हानि को कम से कम करने के लिए कंपनी राजस्व की मांग ऊंचे स्तर पर रखना चाहती थी। 2. इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के अनेक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। उसकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। उनके सीमा शुल्क वसूल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उन्हें उनकी स्थानीय न्याय तथा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति से भी वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब जमींदार शक्ति प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। 3. कई बार जमींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। भूमि के नीलाम किए जाने पर उनके अपने एजेंट कम से कम बोली लगाकर उसे ब्रैकेट में अपने जमींदार के लिए प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार जमींदारी को राजस्व के रूप में पहले की अपेक्षा कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। 4. राजस्व वसूली के समय जमींदारी का अधिकारी, जिसे सामान्य रूप से अमला कहा जाता था, ग्राम में जाता था। कभी कम मूल्यों और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे, तो कभी रैयत ठीक समय में जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था और उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। प्रश्न 7. पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? उत्तर: पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। संथालों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया था। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से अनेक रूपों में भिन्न थी, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहाड़िया लोगों की आजीविका। 1. पहाड़िया लोगों का गुजर बसर जंगल की उपज से होता था। वे झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। वह राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर अनेक प्रकार की दालें, ज्वार व बाजरा लगा लेते थे। 2. कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए क्षेत्र में चले जाते थे, जिससे उस जमीन की समाप्त उर्वरता को फिर से उत्पन्न किया जा सके। 3. पहाड़िया लोग पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। 4. पहाड़िया लोग खाने के लिए जंगलों में महुआ के फूल एकत्र करते थे। वे जंगल में शिकार भी करते थे। 5. पहाड़िया लोग बेचने के लिए रेशम के कोया और राल तथा काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। इसके लिए वे कुदाल का उपयोग भी करते थे।
6. पहाड़ियों को अपना मूल आधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण मुख्यतः अपने आप को अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने हेतु किए जाते थे। 7. व्यापारी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहाड़ियों को पथ कर दिया करते थे। इस प्रकार का पथ कर प्राप्त कर पहाड़िया मुखिया उन व्यापारियों की रक्षा करते थे और उन्हें यह आश्वासन भी देते थे कि कोई उनका माल नहीं लूटेगा। संथालों की आजीविका। 1. संथाल लोग खेती के कार्य के लिए हल का उपयोग करते थे। 2. संथाल व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे। 3. संथाल लोग जंगल को काटकर जमीन जोतते थे और चावल, कपास, तंबाकू तथा सरसों की खेती भी करते थे। 4. समय गुजरने के पश्चात संथाल लोग एक स्थान पर रहकर स्थायी कृषि करने लगे थे। प्रश्न 8. अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर: 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता काफ़ी समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण परेशान थे। यदि यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, यह सोचकर वे बड़ी उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। अमेरिका में गृहयुद्ध। सन 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ गया। इससे ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में उथल पुथल मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। यह सामान्य आयात का 3% से भी कम हो गया। सन 1861 में जहां 20 लाख गांठें आई थी, वहीं सन 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। अतः भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि वे ब्रिटेन को कपास का अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करें। बम्बई में कपास के व्यापारियों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। कपास की कीमतों में तेजी आने पर बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयास किया। रैयतों ब्रैकेट में किसानों का प्रभाव। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत में रैयत ब्रैकेट में किसान समुदाय के जीवन का निम्नलिखित तरीके से प्रभावित किया। 1. इस बात का दक्कन के देहाती इलाकों पर बहुत प्रभाव पड़ा। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाने वाली प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। 2. जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही, तब तक बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता रहा। सन 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले क्षेत्र की संख्या दुगनी हो गई। सन 1862 तक
स्थिति यह आ गई कि ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90% भाग अकेले भारत से जाता था। 3. परंतु तेजी के इन वर्षों में भी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, परंतु ज़्यादातर किसान ऋण के बोझ से और दब गए। 4. कपास के व्यापार में तेजी आने पर भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से बाजार से हटाकर कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने अधीन करने के सपने देखने लगे। परंतु सन 1865 तक स्थिति बदल गई। अमेरिका में गृहयुद्ध समाप्त हो गया और वहाँ कपास का पुनः उत्पादन होने लगा। प्रश्न 9. किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के विषय में क्या समस्याएं आती है? उत्तर: यह सत्य है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सरकारी स्रोतों जैसे राजस्व अभिलेखों, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्टों और पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय लेखक को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1. सरकारी स्रोत वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष वर्णन नहीं करते, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। 2. सरकारी स्रोत विभिन्न घटनाओं के संबंध में किसी न किसी रूप में सरकारी दृष्टिकोण एवं अभिप्रयोग के पक्षधर होते हैं। वे विभिन्न घटनाओं का विवरण सरकारी दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत करते हैं। 3. सरकारी स्रोतों की सहानुभूति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति ही होती है। वे किसी न किसी रूप में पीड़ितों के साथ व स्थान पर सरकार के ही हितों के समर्थक होते हैं। उदाहरण: दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति विशेष रूप से यह पता लगाने के लिए की गई थी कि सरकारी राजस्व की मांग का विद्रोह के प्रारंभ में क्या योगदान था, अथवा क्या किसान राजस्व की ऊंची दर के कारण विद्रोह के लिए उतारू हो गए थे। आयोग ने संपूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें विद्रोह का प्रमुख कारण ऋणदाताओं अथवा साहूकारों को बताया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि सरकारी मांग किसानों की उत्तेजना अथवा क्रोध का कारण बिल्कुल नहीं थी। 4. आयोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए यह भूल गया कि आखिर किसान साहूकारों की शरण में जाते क्यों थे। वास्तव में सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी और वसूली के तरीके इतने कठोर थे कि किसान को विवशतापूर्वक साहूकार की शरण में जाना ही पड़ता था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि औपनिवेशिक सरकार जनता में व्याप्त असंतोष अथवा रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अतः किसान इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण: 1. सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। 2. सरकारी रिपोर्टों के उपलब्ध
साक्ष्य का मिलान समाचार पत्रों, गैर सरकारी विवरणों, वैदिक अभिलेखों आदि में उपलब्ध साक्ष्यों से करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 10B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 138 से पन्ना नंबर 143 तक अध्याय 10 का रिकॉर्डिंग किया गया है। परीक्षापयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। ए. दूसरी रिपोर्ट, बी. तीसरी रिपोर्ट, सी. पांचवी रिपोर्ट, डी. आठवीं रिपोर्ट। उत्तर है सी. पांचवी रिपोर्ट। 2. पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ए. सन 1813 में, बी. सन 1858 में, सी. सन 1795 में, डी. सन 1770 में। उत्तर है ए. सन 1813 में। 3. राजमहल के पहाड़िया लोगों का जीवन पूरी तरह निर्भर था। ए. व्यापार पर, बी. जंगलों पर, सी. नदियों पर, डी. स्थायी खेती पर। उत्तर है बी. जंगलों पर। 4. राजस्व एकत्रित करते समय जमींदार का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे। ए. गुमाश्ता, बी. अमला, सी. चौकीदार, डी. मुंशी। उत्तर है बी. अमला। 5. पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी। ए. स्थायी खेती, बी. मिश्रित खेती, सी. झूम खेती, डी. बागानी खेती। उत्तर है सी. झूम खेती। 6. 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। ए. एडम हार्वे, बी. डेविड रिकार्डो, सी. डेविड आर्थर, डी. जॉन मिल्ज। उत्तर है बी. डेविड रिकार्डो। 7. दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। ए. सन 1858 में, बी. सन 1862 में, सी. सन 1878 में, डी. सन 1778 में। उत्तर है सी. सन 1878 में। 8. ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। ए. सन 1857 में, बी. सन 1859 में, सी. सन 1787 में, डी. सन 1757 में। उत्तर है ए. सन 1857 में। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. रिक्त स्थान को सौंपा विपणन केंद्र ब्रैकेट में मंडी का विद्रोह हुआ था। 12 मई सन 1875 को सूपा विपणन केंद्र ब्रैकेट में मंडी का विद्रोह हुआ था। 2. जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान रिक्त स्थान कहलाते थे। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान बटाईदार कहलाते थे। 3. फ्रांसिस बुकानन एक रिक्त स्थान था जो भारत आया और रिक्त स्थान में कार्य किया। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। 4. औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम रिक्त स्थान में स्थापित हुआ था।
औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था। 5. रिक्त स्थान में अंग्रेज़ों ने एक परिसीमन कानून पारित किया। सन 1859 में अंग्रेज़ों ने एक परिसीमन कानून पारित किया। 6. बम्बई दक्कन में रिक्त स्थान राजस्व प्रणाली लागू की गई। बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की गई। प्रश्न 3, एक शब्द वाक्य में उत्तर कीजिए। 1. भारत ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था? उत्तर है 1862 तक। 2. जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? उत्तर है बटाईदार। 3. पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? उत्तर है प्रवर समिति द्वारा। 4. सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? उत्तर है 12 मई 1875 को। 5. पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? उत्तर है झूम खेती। 6. 1878 ईस्वी सन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सी रिपोर्ट पेश की गई? उत्तर है दक्कन दंगा रिपोर्ट। 7. भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? उत्तर है बम्बई में। 8. भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई? उत्तर है सन 1855 में। 9. ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों को सबसे अधिक किसे झेलना पड़ा? उत्तर है कृषकों, कारीगरों और दस्तकारों को। 10. रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? उत्तर है थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा ताल्लुकदारों के साथ किया गया जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा। उन्हें कुछ भूसंपदाएं स्थायी रूप से दे दी गई जहां से वे कर वसूल कर सकते थे। बदले में उन्हें कंपनी को हमेशा के लिए एक निर्धारित राजस्व चुकाना था। प्रश्न 2, औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारियां नीलाम क्यों कर दी जाती थी? उत्तर, बड़े जमींदार प्रायः पूरा राजस्व अदा नहीं कर पाते थे। उनके ऊपर राजस्व की बकाया रकम प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार की ओर से उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। प्रश्न 3, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? इसके उद्देश्य क्या थे? उत्तर, ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था ताकि उनका लाभ ब्रिटिश राष्ट्र तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों को भी मिल सके। प्रश्न 4, जोतदार जमींदारों का विरोध किस प्रकार करते थे? कोई 2 कारण लिखिए, वे ऐसा क्यों करते थे? उत्तर, जोतदार जमींदारों का विरोध निम्न कारणों से करते थे। 1, जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के प्रयत्नों का विरोध करते थे। 2, वे जमींदार के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे और उन पर निर्भर किसानों को अपने पक्ष में एकजुट रखते थे।
जोतदार गांव में अपना प्रभाव तथा नियंत्रण बढ़ाने के लिए जमींदारों का विरोध करते थे। प्रश्न 5, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून क्या था? उत्तर, इस्तमरारी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों के लिए ठीक समय पर राजस्व का भुगतान करना आवश्यक था। सूर्यास्त ब्रैकेट में विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। प्रश्न 6, पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों के प्रति मैदानी जमींदारों तथा व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों के प्रति मैदानी जमींदारों व व्यापारियों की प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी। 1, पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों से अपनी रक्षा के लिए जमींदार उन्हें नियमित रूप से खिराज देते थे। 2, जो व्यापारी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करते थे वे भी उन्हें कर ब्रैकेट में मार्ग कर देते थे। बदले में पहाड़ी लोग व्यापारियों की रक्षा करते थे और उन्हें आश्वासन देते थे कि उनके माल को कोई नहीं लूटेगा। प्रश्न 7, गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक क्यों थी? 2 कारण लिखिए। उत्तर, गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक थी। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। 1, जमींदार शहरों में रहते थे। इसके विपरीत जोरदार गरीब गांव वासियों के साथ गांव में रहते थे। इस प्रकार गांव वासियों के एक बड़े भाग पर उनका सीधा नियंत्रण था। 2, जमींदारों की नीलाम होने वाली जमींदारियां प्रायः जोतदार ही खरीदते थे। प्रश्न 8, दामिन ए कोह क्या थी? उत्तर, सन 1832 में अंग्रेज़ों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। यहाँ उन्हें स्थायी कृषि करनी थी। इस भूमि को दामिन ए कोह का नाम दिया गया। प्रश्न 9, दामिन ए कोह में संथालों के जीवन में आए किन्हीं 2 परिवर्तनों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। उत्तर, दामिन ए कोह में संथालों के जीवन में आए 2 परिवर्तनों का वर्णन निम्न है। 1, दामिन ए कोह में संथाल अपनी खानाबदोश जिंदगी को छोड़ स्थायी रूप से बस गए थे। 2, वे कई प्रकार की वाणिज्यिक ब्रैकेट में नकदी फसलों की खेती करने लगे थे और साहूकारों तथा व्यापारियों से लेन देन करने लगे थे। प्रश्न 10, बुकानन ब्रैकेट में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में द्वारा राजमहल की पहाड़ियों के विषय में उजागर किए गए कोई 3 तथ्य लिखिए। उत्तर, बुकानन के मत के अनुसार 1, राजमहल का पहाड़ी प्रदेश एक ऐसा खतरनाक प्रदेश था जहां बहुत कम यात्री जाने का साहस कर पाते थे। 2, बाहरी लोगों के प्रति वहां के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। 3, वहां के लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। प्रश्न 11, अंग्रेजी सरकार ने बम्बई दक्कन में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की? यह किस दृष्टि से बंगाल के स्थायी ब्रैकेट में इस्तमरारी बंदोबस्त से अलग थी? उत्तर, अंग्रेजी सरकार द्वारा बम्बई दक्कन में लागू की गई
राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के विपरीत इस प्रणाली में राजस्व की राशि जमींदार की बजाय सीधे रैयत के साथ निश्चित की जाती थी। प्रश्न 12। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ तथा मैनचेस्टर में कपास कंपनी की स्थापना कब हुई? इनका उद्देश्य क्या था? उत्तर, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना सन 1857 में हुई। सन 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। इनका उद्देश्य दुनिया के हर कोने में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था ताकि उनकी कंपनी का विकास हो सके। प्रश्न 13। बटाईदार ब्रैकेट में बरगादार कौन थे? उत्तर, बटाईदार एक प्रकार के किसान थे जो जोतदारों की ज़मीन पर खेती करते थे। वे स्वयं अपने हल लाते थे, खेत जोतते थे और फसल उगाते थे। फसल के बाद वे उपज का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। प्रश्न 14। रैयत ब्रैकेट में किसान नए जमींदार की बजाय अपने पुराने जमींदार के प्रति ही वफादार बने रहते थे। क्यों? कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, कारण 1, रैयत स्वयं को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी को अपना अन्नदाता मानते थे। 2, जमींदारी की बिक्री से उनके स्वाभिमान व गौरव को आघात लगता था। प्रश्न 15। बम्बई दक्कन में 1820 के दशक में लागू की गई राजस्व प्रणाली ब्रैकेट में रैयतवाड़ी के कोई 2 दोष संक्षेप में लिखिए। उत्तर, राजस्व प्रणाली के दोष। 1, राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। 2, घटिया जमीन और कम वर्षा वाले प्रदेशों में समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी तो किसानों के लिए राजस्व चुका पाना असंभव हो जाता था। प्रश्न 16। इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी रिपोर्ट के उपयोग में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और क्यों? उत्तर, सरकार की आवश्यकताओं अथवा सरकार की दृष्टि को ध्यान में रखकर सरकारी रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट पूरी तरह विश्वसनीय नहीं होता है, अतः इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इनका उपयोग करने से पूर्व समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान कर उनकी वैधता व विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। प्रश्न 17। रैयत और शिकमी रैयत में क्या संबंध था? उत्तर, रैयत जमींदारों के लिए जमीन जोतने का कार्य करते थे तथा उन्हें राजस्व भी देते थे, परंतु वे अपनी भूमि का कुछ भाग दूसरी रैयतों को लगान पर देते थे। इन्हें शिकमी रैयत कहते थे। प्रश्न 18। 1830 के दशक में किसान ऋण लेने पर क्यों विवश हो गए? इसके कोई 2 कारण संक्षेप में लिखिए। उत्तर, 1830 के दशक में किसान ऋण लेने पर निम्नलिखित कारणों से कारण विवश हो गए थे। 1, 1832-34 के वर्षों में देहाती क्षेत्र अकालग्रस्त हो गए, जिसमें जन धन की बहुत हानि हुई। किसानों के पास इस परिस्थिति का सामना करने
हेतु खाद्यान्न नहीं था। 2. दूसरी ओर राजस्व की बचत रकम बहुत बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए ऋण ही एकमात्र उपाय था। 3. सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों के मूल्यों में बहुत कमी आई तथा लगभग 1.5 दशक तक यही स्थिति बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में गिरावट आई। प्रश्न 19। अंग्रेज़ों ने जंगलों को साफ करने तथा वहां से पहाड़ियों को हटाने का निर्णय क्यों लिया? 2 कारण लिखिए। उत्तर। अंग्रेज़ों ने जंगलों का सफाया करने तथा वहां से पहाड़ियों को हटाने का निर्णय निम्नलिखित कारणों से कारण लिया। 1. अंग्रेज जंगलों को उजाड़ मानते थे और वहाँ के वनवासियों को बर्बर, क्रूर, असभ्य और उपद्रवी समझते थे, इसलिए वे उन पर नियंत्रण पाना चाहते थे। 2. अंग्रेज जंगलों को साफ करके स्थायी कृषि का विस्तार करना चाहते थे ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। प्रश्न 20। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? उत्तर। भू राजस्व की वह प्रणाली जिसमें रैयतों या किसानों तथा सरकार का सीधा संबंध होता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहलाता था। इसमें जमींदार या दूसरा कोई मध्यस्थ न था। प्रश्न 21। सन 1855-56 की किन परिस्थितियों ने संथालों को जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर किया? 2 परिस्थितियों का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। उत्तर। सन 1855-56 की निम्नलिखित परिस्थितियों ने संथालों को जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर किया। 1. संथालों ने जिस भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया था वह उनके हाथों से निकलती जा रही थी। उनके द्वारा साफ की गई जमीन पर सरकार भारी कर लगा रही थी। 2. संथाल लोग यह भी महसूस करने लगे थे कि अपने आदर्श संसार तथा शासक की स्थापना के लिए जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने का वक्त आ गया है। प्रश्न 22। दक्कन दंगा रिपोर्ट को इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर। दक्कन दंगा रिपोर्ट को इतिहासकार निम्न कारणों से महत्वपूर्ण मानते हैं। 1. इसमें इतिहासकारों के लिए उन दंगों का अध्ययन करने संबंधी बहुमूल्य जानकारी दी गई है। 2. इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों एवं ब्याज के संबंध में विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। प्रश्न 23। उन स्रोतों के नाम लिखिए जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय देहात के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रमुख स्रोत। 1. सर्वेक्षण। 2. यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण। 3. सरकारी राजस्व अभिलेख। 4. पत्र पत्रिकाएं। 5. जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। 6. सर्वेक्षकों द्वारा छोड़े गए विवरण। प्रश्न 24। पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बों को प्रायः ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार विपरीत परिभाषित किया? प्रमुख 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। कस्बों और ग्रामीण इलाकों में अंतर। 1. कस्बों में ग्रामीण अंचलों के विपरीत शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे।
2. पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बों को आमतौर पर ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण अंचलों में लोग प्रायः खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन बिताते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अथवा सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने से भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। उत्तर: अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभाव निम्नलिखित हैं। सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ने पर ब्रिटेन के कपास क्षेत्र ब्रैकेट में मंडी के कारखानों में हाहाकार मच गया। अतः बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग पूरा करने हेतु अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने कपास उपलब्ध कराने का वचन दिया था को ज़्यादा धन उधार दे सके। ब्रैकेट में नोट NCERT प्रश्न क्रमांक 8 भी देखिए। प्रश्न 2. दक्कन दंगा आयोग तथा उसकी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु भारत सरकार ने जो सन 1857 के विद्रोह के बाद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला गया कि वह दंगों के कारणों की खोज करने हेतु जांच आयोग नियुक्त करे। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई। रैयत वर्गों, साहूकारों और गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों व ब्याज के विषय में आंकड़े एकत्रित किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। इसके आधार पर आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। प्रश्न 3. डेविड रिकार्डो का भूस्वामित्व विचार बम्बई दक्कन में किस प्रकार लागू किया गया, समीक्षा कीजिए। उत्तर: डेविड रिकार्डो इंग्लैंड के प्रसिद्ध व नामचीन अर्थशास्त्री थे। बम्बई दक्कन में उनका भूस्वामित्व का विचार रैयतवाड़ी भूराजस्व प्रणाली के रूप में लागू किया गया। वास्तव में ब्रिटिश अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते समय उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहते थे जिनसे वे पहले से परिचित होते थे। उन्होंने अपने महाविद्यालयी शिक्षा काल में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। अतः महाराष्ट्र में जब इन अधिकारियों ने प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का कार्य स्वयं के हाथ में लिया तो इन्होंने इन्हीं में से कुछ विचारों को अपने ध्यान में रखा। रिकार्डो का मानना था कि भूस्वामी को समय विशेष पर लागू लगान को वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक की प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी
जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता भी होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। प्रश्न 4, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रकार इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से भिन्न था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस्तमरारी ब्रैकेट में स्थायी बंदोबस्त में ठेकेदार भूमि के स्वामी होते थे। वे कंपनी को एक निश्चित कर देते थे। वे अपनी भूमि किसानों में विभाजित कर देते थे और उनसे इच्छानुसार कर वसूल करते थे। भूमि के स्थायी बंदोबस्त का सबसे अधिक लाभ बड़े जमींदारों को हुआ, परंतु इससे किसानों की दशा बहुत खराब हो गई। इसके विपरीत रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सरकार उन किसानों से कर वसूल करती थी जो अपने हाथों से कृषि करते थे। अतः सरकार तथा कृषकों के बीच जितने भी मध्यस्थ थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। यह प्रबंध स्थायी प्रबंध की अपेक्षा अधिक बेहतर था। इसमें कृषकों के अधिकार बढ़ गए और सरकारी आय में भारी वृद्धि हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के कुप्रभावों से बचाने हेतु लागू किया गया। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 10C। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 143 से पन्ना नंबर 147 तक अध्याय 10 का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 5, भारत में अंग्रेजी राज्य के समय किसानों की ऋणग्रस्तता के क्या कारण थे? उत्तर, भारत में अंग्रेजी राज्य के समय किसानों की ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित कारण थे। 1, किसानों का लगान ब्रैकेट में भूमि कर निश्चित था। कई बार किसान अपनी उपज से लगान चुका नहीं पाते थे, अतः उन्हें लगान चुकाने हेतु महाजन से ऋण लेना पड़ता था। 2, महाजन इस ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते थे। किसानों की आय बहुत कम थी, अतः जो किसान एक बार ऋण ले लेता वह हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाता था। 3, किसानों को विवाह और जन्म मृत्यु के अवसर पर ऋण लेना पड़ता था। 4, किसान अपनी उपज में से कुछ भी बचाकर रख नहीं पाते थे, इसलिए सूखा पड़ने व बाढ़ आने पर किसानों को ऋण का सहारा लेना पड़ता था। अतः अंग्रेजी राज्य के समय लगभग 80% किसान ऋणग्रस्त थे। प्रश्न 6, 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तर्क कीजिए। उत्तर 1, 5वीं रिपोर्ट एक प्रचार समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन स्वरूप पर इंग्लैंड की संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बना। 2, ग्रामीण बंगाल में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में घटित घटना के विषय में हमारी धारणा लगभग 150 वर्षों तक 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही निर्भर रही। 3, यद्यपि 5वीं रिपोर्ट के साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तथापि इसका सावधानीपूर्ण आलोचनात्मक अवलोकन अपरिहार्य है। हमें इस रिपोर्ट के उद्देश्य को भी विस्तार से समझना होगा। 4,
आधुनिक शोधों से ज्ञात होता है कि पांचवी रिपोर्ट की विषय वस्तु तर्कों तथा साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना तथा गंभीर अध्ययन के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में भारत में जमींदारी सत्ता के पतन को बढ़ाकर वर्णित किया गया है। वास्तव में पांचवी रिपोर्ट के लेखक कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना हेतु कटिबद्ध थे। प्रश्न 7, जमींदारी की भूसंपदा की नीलामी व्यवस्था के क्या दोष थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जमींदारी की भूसंपदा की नीलामी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष थे। 1, भूसंपदा की नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार होते थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। बोली बिना सोचे समझे लगाई जाती थी। 2, भूसंपदा की नीलामी के अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट होते थे व राजा की तरफ से ज़मीनों को खरीदा जाता था। 3, नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। फर्जी बोलियां लगाई जाती थी। 4, राजा ब्रैकेट में ज़मींदार को ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी जाती थी और उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथों में रहता था। प्रश्न 8, बुकानन की भारत यात्रा के वास्तविक उद्देश्य क्या थे? उत्तर, बुकानन की भारत यात्रा का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भूदृश्यों का अध्ययन करना था ताकि आर्थिक विकास की संभावनाओं की तलाश की जा सके। इसके अतिरिक्त वह कंपनी के लिए अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी एकत्रित करना चाहता था। उसे यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ऐसी भूमिका का विस्तृत सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर बहुत बड़े क्षेत्र के वनों को साफ करके स्थायी कृषि का विस्तार किया गया, जिससे कंपनी के भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। प्रश्न 9, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नई राजस्व नीति से क्या क्या उम्मीदें थी? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नई राजस्व नीति से निम्नलिखित उम्मीदें थी। 1, अधिकारियों को ये उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों ब्रैकेट में योमेन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने हेतु पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। 2, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल के विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 3, उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। 4, अधिकारी ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व सब विकसित किए जा सकेंगे। 5, उन्हें यह उम्मीद भी थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। प्रश्न 10, पांचवें रिपोर्ट के उद्देश्य क्या थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पांचवें रिपोर्ट के उद्देश्य, कंपनी ने जब से ब्रैकेट में सन 1765 बंगाल की बागडोर संभाली थी, तभी से
इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर सूक्ष्मता से नज़र रखी जाने लगी थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे वर्ग थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द किया जाए जिसके अनुसार कंपनी को यह अधिकार दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन के उद्योगपति भी ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का यह कहना था कि बंगाल विजय का लालच सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में वाद विवाद होने लगा। अतः ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे। कंपनी के कार्यों की जांच करने हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट भी ऐसी ही एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। प्रश्न 11। 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार क्यों बनी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में निम्नलिखित कारणों से वाद विवाद का आधार बनी। 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की थी और इसमें 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिसमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में सन 1813 में पेश की गई थी। ब्रैकेट में नोट प्रश्न क्रमांक 10 भी देखिए। प्रश्न 12। दक्कन में साहूकारों तथा अनाजों के व्यापारियों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों तथा अनाज व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसी ही एक विद्रोह सन 1875 में दक्कन में हुआ। दक्कन का यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा से प्रारंभ हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र ब्रैकेट में मंडी था जहां बहुत से व्यापारी व साहूकार रहते थे। 12 मई सन 1885 को आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण रैयत ब्रैकेट में किसान एकत्रित हुए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग की और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली गई और साहूकारों के घर जला दिए गए। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। अगले 2 महीनों में इस विद्रोह ने यहाँ भीषण रूप ले लिया व 6500 वर्ग किलोमीटर का प्रदेश अपनी चपेट में ले लिया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। यहाँ साहूकारों पर हमला किया गया, उनके बही खाते
जला दिए गए। किसानों के हमले से डरकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर साहूकार अपनी संपत्ति वहीं छोड़कर चले गए। इस विद्रोह को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के समक्ष सन 1857 का विद्रोह उभरने लगा। इस विद्रोह पर काबू पाने के लिए विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। सेनाएं बुलाई गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें दंडित किया गया। देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। प्रश्न 13। बंगाल से बाहर अंग्रेजी सरकार द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त की बजाय नई राजस्व प्रणालियाँ क्यों लागू की गई? उत्तर, बंगाल से बाहर अंग्रेजी सरकार द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त की बजाय नई राजस्व प्रणालियाँ निम्नलिखित कारणों से लागू की गई। 1. 1810 ईस्वी सन के बाद खेती की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। फलस्वरूप बंगाल के जमींदारों की आय में विस्तार हुआ। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बड़ी आय में से हिस्सा नहीं मांग सकती थी। अतः सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए भू राजस्व की वृद्धि के तरीकों पर विचार करना पड़ा। 2. 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में नए राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए। 3. ब्रिटिश अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते समय उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहते थे जिनसे वे पहले से परिचित होते थे। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी शिक्षा काल में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। अतः महाराष्ट्र में जब इन अधिकारियों ने प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का कार्य अपने हाथ में लिया, तो इन्होंने इन्हीं में से कुछ विचारों को अपने ध्यान में रखा। प्रश्न 14। रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत में रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में इस कथन को न्यायसंगत सिद्ध कीजिए। उत्तर 1. औपनिवेशिक शासन से पहले भी पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से बहुत फैला हुआ था। ऋणदाता तथा रैयत के पारस्परिक संबंधों पर कई प्रकार के प्रथागत मानक लागू होते थे। 2. एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली ज़बरदस्ती की वसूली को सीमित करना व यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होगा। 3. रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखेबाजी करने व कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। 4. इस पर नियंत्रण स्थापित करने 1859 में अंग्रेज़ों ने परिसीमन कानून पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता तथा रैयत ब्रैकेट में किसान के बीच हस्ताक्षरित ऋणपत्र सिर्फ 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। निसंदेह इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकता था। 5. आगे चलकर
ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया तथा रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंधपत्र भरवाने लगे। 6. इस बंधपत्र में मूलधन व उस पर उत्पन्न एवं एकत्रित संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था तथा इस मूलधन पर नए सिरे से ब्याज जोड़ा जाता था। प्रश्न 15. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली के प्रारंभ करने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारण थे। 1. 1770 के दशक में बंगाल के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। अकाल पड़ने से खेती की पैदावार कम होती जा रही थी। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि खेती, व्यापार तथा राज्य के राजस्व संसाधनों का विकास तभी संभव होगा जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2. अधिकारी यह मानते थे कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए संपत्ति के अधिकार प्राप्त किए जाएं व राजस्व की मांग की दरों को स्थायी तौर पर निश्चित कर दिया जाए। 3. ब्रिटिश अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के पश्चात वह समस्त समस्याओं का निराकरण कर लेगी जो बंगाल की जीत के समय से उनके सामने आ रही थी। 4. कंपनी के अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि इस बंदोबस्त से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा समूह बन जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार के लिए पूंजी व उद्यम दोनों ही होंगे। इसके अलावा यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार रहेगा। प्रश्न 16. ब्रिटेन के अनेक समूह भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध क्यों करते थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: ब्रिटेन के समूह भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। यहाँ जिन परिवर्तनों के विषय में चर्चा की जा रही है उनमें से बहुत से परिवर्तनों का वर्णन एक रिपोर्ट में किया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। प्रश्न 17. किसान प्रायः विद्रोह क्यों करते हैं? इन विद्रोहों की जांच पड़ताल से इतिहासकारों के लिए किस प्रकार साक्ष्य उत्पन्न होता है? उत्तर: किसान प्रायः बहुत दुखी होते हैं तो विद्रोह करते हैं और अपना गुस्सा दिखाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि किसानों की नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयास किया जाए
तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक पा सकते हैं। अतः उनका दर्द हमसे छिपा नहीं रह सकता है। विद्रोह के विषय में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों के कारनामों से उत्तेजित होकर राज्य के अधिकारी सिर्फ विद्रोह को ही दबाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने की कोशिश भी करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं, ताकि नीतियाँ निर्धारित की जा सके तथा इससे शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से ही साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। प्रश्न 18, इस्तमरारी ब्रैकेट में स्थायी बंदोबस्त की हानियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, थॉर्नटन, होम्स आदि लेखकों के अनुसार स्थायी बंदोबस्त अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण था, अतः इसके अनेक दुखद परिणाम निकले, जो इस प्रकार हैं। 1. जमींदार किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं करता था। 2. किसान पूर्ण रूप से जमींदार की दया पर निर्भर रहने लगे थे। 3. स्थायी बंदोबस्त ने सामाजिक असमानता को बहुत बढ़ा दिया। इसने बंगाल में अमीर और गरीब लोगों को दो पृथक पृथक श्रेणियों में स्थापित कर दी। 4. अधिकतर जमींदार सरकार को समयानुसार निर्धारित लगान का भुगतान नहीं कर सके, अतः उन्हें भूमि से वंचित होना पड़ा। 5. जमींदारों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कार्यों में रुचि नहीं ली। अत्यधिक धन संपदा ने उन्हें आलसी और निकम्मा बना दिया। संयोगवश कृषि उत्पादन में वृद्धि होती भी तो जमींदार सरकार को पूर्ण निर्धारित राजस्व का ही भुगतान करता था। 6. उत्पादन वृद्धि का समस्त लाभ जमींदार अपने पास ही रख लेता था। प्रश्न 19, जोतदार कौन थे? जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली किस प्रकार थे? उत्तर, जोतदार उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान थे। वे गरीब किसान को ऋण देते थे। उनके पास हजार हजार एकड़ तक ज़मीनें थीं। जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली था। इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। 1. जोतदारों का उदय। 1. 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, का विवरण मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जमींदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। 2. स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यवसाय पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार के उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। 3. उनकी ज़मीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो स्वयं अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे तथा फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। 2.
जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। 1. ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने हेतु जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियाँ बना ली गई। 2. 19वीं शताब्दी के आरंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1970 के दशक की तकलीफ़ों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई, लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक में मंदी की स्थिति में अंततः जमींदारों का बहुत नुकसान हुआ और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 10D। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 147 से पन्ना नंबर 150 तक अध्याय 10 का रिकॉर्डिंग किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस संबंध में ब्रिटिश सरकार तथा संथालों की क्या नीति रही? उत्तर. स्थायी कृषि का विस्तार होने से जंगलों व चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया, अतः पहाड़ी लोगों व स्थायी खेतीहरों के बीच मनमुटाव तेज हो गया। पहाड़ी लोग नियमित रूप से बसे गांवों पर हमला करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज व पशु छीनकर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर पहाड़ियों पर काबू पाने का अत्यधिक प्रयास किया, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार की नीति। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मूल करने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार तथा संहार करने लगे। तत्पश्चात 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति अपनाई। इसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था। बदले में उन्हें अपने व्यक्तियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह अपेक्षा भी की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, परंतु बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया, उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने के कारण उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। जिस समय शांति स्थापना के लिए प्रयास चल रहे थे, उस समय पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रु सैन्य बलों से बचाने तथा बाहरी लोगों से लड़ाई आरंभ रखने हेतु पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। अतः जब सन 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग उसे संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। शांति स्थापना के अभियानों एवं क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण वे समझ गए कि उनके क्षेत्रों में
आने वाले प्रत्येक गोरे व्यक्ति उनसे उनके जंगल एवं जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू हैं। संथाल तथा पहाड़िया, इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी। यह खतरा था बड़ी संख्या में संथाल लोगों का आगमन। ये लोग वहाँ के जंगलों को साफ कर रहे थे और वहाँ से इमारती लकड़ी काट रहे थे। वे वहाँ की ज़मीन जोतकर चावल एवं कपास उगाने लगे। चूँकि संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना अधिकार जमा लिया था, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भी पीछे जाना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल नए बाशिंदों ब्रैकेट में संथालों की शक्ति का प्रतीक था। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। प्रश्न 2, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल रहे। इसके कारणों और परिणामों की जांच कीजिए। उत्तर, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ दशकों तक जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में लापरवाही करते रहे। परिणाम स्वरूप राजस्व की बचत राशि बढ़ती चली गई। कारण, जमींदारों की इस असफलता के अनेक कारण निम्नलिखित थे। 1, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। 2, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान आवश्यक था। 3, इस्तमरारी बंदोबस्त ने जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। 4, ऊंची राजस्व मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। परिणाम, इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में लागू हुआ था। इसके अनुसार जमींदारों को एक निश्चित राजस्व राशि कंपनी को देनी पड़ती थी। यह राशि उसे एक निश्चित समय तक चुकानी होती थी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उसके बदले उसे अपनी जमींदारी पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूल करने का अधिकार था, परंतु अधिकांश जमींदार रैयतों से समय पर वसूल कर पाने के कारण पूरी राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे। कुछ जमींदार जानबूझकर भी राजस्व अदा नहीं करते थे। फलस्वरूप उन पर बकाया राशि लगातार बढ़ रही थी। कंपनी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अधिकतर जमींदारियां नीलाम कर दी गई। प्रश्न 3, परिसीमन कानून क्या था? इसे 19वीं शताब्दी का रैयतों के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक क्यों माना गया था? उत्तर, महाराष्ट्र के कपास निर्यात में गिरावट आने के पश्चात ऋणदाताओं ने किसानों ब्रैकेट में रैयत को ऋण देने से इनकार कर दिया। इससे किसान क्रोधित हो उठे। वे इस बात के लिए दुखी नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में धंसते जा रहे हैं, बल्कि वे अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से ऋणदाता पर निर्भर हैं। इसके अलावा वे इस बात से अधिक नाराज थे कि ऋणदाता इतना संवेदनशील हो गया है कि
वह उनकी दशा पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों अर्थात रीति रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। ऋणदाताओं द्वारा धोखेबाजी ब्रैकेट में हेरा फेरी। ऋण देने का व्यवसाय औपनिवेशिक शासन से पहले भी बहुत फैला था और उस समय ऋणदाता बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। कई प्रकार के मानक ऋणदाता एवं रैयत के आपसी संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें नियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। इसका उद्देश्य ऋणदाता द्वारा की जाने वाली वसूली को सीमित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की बहुत आलोचना की और इसकी धज्जियां भी उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा जांचे गए एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। रैयत लोगों ने इस प्रकार की ज़बरदस्ती वसूलियों एवं प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दे रखी थी। परिसीमन कानून। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 14 देखिए। कारण 1. जब ऋण चुकाए जाते थे तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे। 2. वे बंधपत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे। 3. वे किसानों की फसल कम कीमतों में लेते थे और अंततः किसानों की धन संपत्ति पर ही अधिकार कर लेते थे। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और बंधपत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले इस प्रकार के दस्तावेज कम हुआ करते थे, परंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार में लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंधपत्रों में साफ साफ शब्दों में कही जानी चाहिए और वे कानूनी भी होनी चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रश्न 4. बम्बई दक्कन में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली की जांच कीजिए। किसान किस प्रकार साहूकारों के ऋण जाल में फंस गए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर. बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी भू राजस्व लागू की गई थी। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे किसानों के साथ निश्चित की जाती थी। अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत ब्रैकेट में किसान की राजस्व अदा कर पाने की क्षमता का मूल्यांकन भी कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। प्रत्येक 30 सालों के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी की जाती थी। अतः राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रह गई थी। 1. किसानों का ऋण जाल में फंसना। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि अनेक स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। उन प्रदेशों में समस्या बहुत गंभीर थी जहां ज़मीन खराब किस्म ब्रैकेट में प्रकार की थी एवं वर्षा भी कम होती थी। वहां के किसानों को
साहूकारों से ऋण लेना पड़ा। 2. 1830 के दशक से किसानों तथा ऋणदाताओं के बीच निम्नलिखित कारणों से टकराव रहने लगा। NCERT प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। 3. सन 1882 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई तथा लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिणाम स्वरूप किसानों की आय में बहुत कमी आ गई। 4. 1832-34 के वर्षों में देहाती क्षेत्र अकाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी से ज़्यादा आबादी भी मौत का शिकार हो गई। जो बचे थे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बचत राशियां आसमान छूने लगी। परिणाम स्वरूप किसानों को ऋण लेना पड़ा जिन्हें चुका पाना उनके लिए कठिन हो गया। 5. 1845 ईस्वी सन के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए क्षेत्रों में जा रहे थे और उपलब्ध भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। परंतु किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल व बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इन समस्त कामों के लिए उन्हें पैसा उधार लेने हेतु एक बार फिर ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। प्रश्न 5. 18वीं शताब्दी के कृषि संबंधी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: 18वीं शताब्दी की कृषि संबंधी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1. सिंचाई के साधनों का अभाव। भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख समस्या नहरों व अन्य सिंचाई की व्यवस्था का न होना था। उस काल में भी नहरों के अभाव में कृषि पूर्णतः वर्षा पर आश्रित रहती थी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कुएं तथा तालाब आदि से भी सिंचाई की व्यवस्था की गई, किंतु फिर भी सिंचाई की समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। 2. खाद की समस्या। भारतीय कृषि के लिए खाद की समस्या भी सदा से बनी हुई है। 18वीं शताब्दी में भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। वैज्ञानिक उपायों से खाद बनाने की व्यवस्था नहीं थी। परंपरागत रूप में गोबर की खाद को भारतीय कृषि के लिए सर्वोत्तम समझे जाने के बाद भी भारतीय किसान गोबर के उपले बनाकर खाना बनाने के लिए उपयोग कर लेता था। अतः भूमि को खाद नहीं मिलती थी और धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। 3. मानसून पर निर्भरता। 18वीं शताब्दी में कृषि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। कृषि अभी भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर थी। 4. पिछड़ी तकनीक एवं भारी ऋणग्रस्तता। भारतीय किसान कृषि की पिछड़ी तकनीक प्रयोग करते थे। उन्हें प्रायः ऋणग्रस्तता में जन्म लेना पड़ता था। कर्जे में ही वे पलते थे और भारी ऋण अपनी संतान के लिए छोड़कर मर जाते थे। 5. पशुओं की समस्या। भारतीय कृषि का प्रमुख आधार पशु रहे हैं, अतः पशुओं को धन के रूप में देखा गया। किसान इन पशुओं को पालते थे, उनसे दूध प्राप्त करते थे
और कृषि कार्य में भी उनका उपयोग करते थे। गरीब किसानों को 2 बैल रख पाना भी बहुत मुश्किल होता था। दूसरे पशुओं को पर्याप्त चारा न मिल पाना और उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था न होने से उनका पर्याप्त उपयोग भी नहीं हो पाता था। प्रश्न 6, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी गई भू राजस्व व्यवस्थाओं और सर्वेक्षण पर लेख लिखिए। उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी गई भू राजस्व व्यवस्था और सर्वेक्षण। 1. स्थायी बंदोबस्त। 1. बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दी जाती थी और उन्हें एक निश्चित धनराशि सरकारी कोष में जमा करनी पड़ती थी। 2. इसमें जमींदारों को कानूनी तौर पर मालिकाना अधिकार मिल गया। अब वे किसानों से अपने मन के अनुसार ब्रैकेट में मनमाना लगान लेते थे। 3. इस व्यवस्था से सरकार को लगान के रूप में तय की गई धनराशि मिल जाती थी। 4. इस व्यवस्था से नए जमींदारों का जन्म हुआ जो शहरों में बड़े बड़े बंगलों में और तरह तरह की सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। गांव में उनके बाशिंदे किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे और भूमि कर भी उनसे ले जाते थे। जमींदार को किसानों सुख दुख से किसी प्रकार का लगाव व कोई मतलब नहीं होता था। 5. किसानों को बदले में सिंचाई या ऋण सुविधा नाममात्र को भी नहीं मिलती थी। 2. रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था यदि वह भू राजस्व का भुगतान करता रहा। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि यह वही व्यवस्था है जो भारत में पहले से थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में 20-30 वर्ष बाद संशोधन किया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित त्रुटियां थी। 1. भू राजस्व 45 से 55% था, जो बहुत अधिक था। 2. भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। 3. सूखे और बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व देना पड़ता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व कमज़ोर पड़ गया। प्रभाव 1. इससे समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया। 2. सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। 3. महालवाड़ी प्रथा। 1. इस व्यवस्था के अंतर्गत मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों ब्रैकेट में महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया जो भूमि करके स्वामी होने का दावा करते थे। 2. अब अपनी भूमि बेचकर भी किसान भू राजस्व दे सकता था। अगर वह भू राजस्व समय पर नहीं देता था तो सरकार उसकी भूमि नीलाम करा सकती थी। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे।